डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं, सबसे पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है मैप रिड्यूस ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है हडूप फॉर बिग डाटा एनालिटिक्स। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हडूप और उसका जो है बिग डाटा एनालिटिक्स के अंदर क्या रोल है। हडूप के अंदर हडूप का जो पूरा अम्ब्रेला है उसमें कौन कौन से टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए। और फाइनली हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डाटाबेस की टाइप्स क्या क्या हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिकली पिछली जो वीडियो थी हमारी बिग डाटा के हवाले से उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वाली वीडियो देख लें, पार्ट 1 वाली, ताकि जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ जो कि इस वीडियो के अंदर भी यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप रिड्यूस ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से देखते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मैप रिड्यूस जो है वो एक पैराडाइम है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें फ़ाइल सिस्टम है, जिसमें प्रोसेसिंग का पूरा पैराडाइम है। और ये जो है गूगल ने पहले पब्लिश किया था। और गूगल ने इसको इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि स्केड्यूलिंग है। स्केड्यूलिंग क्या होती है कि जो टास्क होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है डिफरेंट पीसेस के अंदर, ताकि पैरेलल कंप्यूटेशन जो है वो हो सके। इसी तरह से मैप टास्क जो होते हैं वो स्केड्यूल होते हैं बिफोर रिड्यूस टास्क। ठीक है, मैप का ये मतलब है कि हम अपनी जो टास्क है हमारा उसको मैप कर दें डिफरेंट प्रोसेसर्स पे, ताकि वो सारे प्रोसेसर्स पैरेलल उस पर प्रोसेसिंग कर लें। और फिर रिड्यूस का ये पर्पज़ है कि वो उन पीसेस को कलेक्ट करके फाइनल फॉर्म के अंदर ले आए। ठीक है, तो मैप जो है वो टास्क पहले परफॉर्म होंगे और रिड्यूस के टास्क जो हैं वो बाद में परफॉर्म होंगे। इसी तरह से अगर जो मैप टास्क्स हैं वो प्रोसेसर्स जितने प्रोसेसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा हैं, तो फिर जो है वो मैप टास्क्स होते जाएंगे, प्रोसेसर्स को असाइन होते जाएंगे जब तक कि सारे मैप टास्क्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। इसी तरह से जो रिड्यूस जॉब्स हैं उनके लिए भी फिर एक स्ट्रेटजी यूज़ होती है कि वो भी रिड्यूस जॉब्स भी पैरेलल परफॉर्म की जा सकें और फाइनली जो रिजल्ट्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है। इसी तरह से इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि जो मैप जॉब्स हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए, ताकि अगर डिफरेंट प्रोसेसर्स को जॉब्स कुछ असाइन की गई हैं तो वो मोर और लेस सेम टाइम पे कंप्लीट हों। इसी तरह से रिड्यूस जॉब्स भी कंपेरेबल होनी चाहिए, ताकि वो भी सेम टाइम पे मोर और लेस कंप्लीट हों और फिर उनके रिजल्ट्स को कंबाइन किया जा सके। कहने का मकसद ये है कि ये ना हो कि एक जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले ले और उसके मुकाबले में जो बाकी जॉब्स हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएँ। ठीक है? तो ये बेसिकली आइडिया है सिंक्रोनाइज़ेशन का। इसी तरह से कोलोकेशन का कॉन्सेप्ट है मैप रिड्यूस ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर। इसमें आइडिया ये है कि जो डाटा है वो कोड के करीब तर होना चाहिए। यानी कि लेट्स से जिस रैक पे डाटा पड़ा हुआ है, बेहतर है कि उसी रैक पे उसकी प्रोसेसिंग भी हो। ठीक है? मैप जॉब्स शुड बी एट द प्रोसेसर्स दैट आर गोइंग टू मैप इट। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फॉल्ट एरर हैंडलिंग का। ठीक है? जिसे हम फॉल्ट टॉलरेंस भी कहते हैं। यानी कि अगर एक प्रोसेसर जो है जिसको एक मैप टास्क असाइन किया गया है वो फेल हो जाता है, तो फिर वो टास्क किसी दूसरे प्रोसेसर को जो है वो असाइन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था मास्टर सर्वर का कॉन्सेप्ट, तो मास्टर नोड जो है या मास्टर सर्वर जो है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर एक प्रोसेसर जो है वो फेल हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, तो वो जो टास्क जो उसको असाइन किया गया है उस प्रोसेसर को, वो किसी और प्रोसेसर को जो मास्टर है वो असाइन कर देता है। अच्छा, ये मैप रिड्यूस जो है ये आल्दो ये प्रोप्राइटरी था, ये गूगल का एक आइडिया था जो गूगल ने पहले प्रपोज किया था। लेकिन जो याहू पे कुछ रिसर्चर्स काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम था नच। उस प्रोजेक्ट को याहू में डेवलप किया जा रहा था फॉर लार्ज वेब पेज इंडेक्सिंग। ठीक है, आप जैसे कि जानते हैं कि गूगल की तरह याहू भी एक बड़ा पॉपुलर सर्च इंजन रहा है। और उसमें वो नच जो उनका सॉफ्टवेयर था उस पे काम कर रहे थे वेब इंडेक्सिंग के लिए। तो उसमें उन्होंने जब गूगल का आइडिया देखा कि गूगल ने ये मैप रिड्यूस जो है और गूगल फाइल सिस्टम जो है वो प्रपोज किया है और उसको वो यूज़ कर रहे हैं, तो इन लोगों ने भी उसके ओपन सोर्स वर्जन पे काम करना शुरू कर दिया कि हम भी इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और उसे हम फिर ओपन सोर्स करें, ताकि वो पब्लिक लार्जली जो है वो यूज़ कर सके और फिर वो डेफिनेटली खुद भी यूज़ करेंगे और लोग भी उसे यूज़ करेंगे।
और इसका जो नाम रखा गया वो डॉग्स का जो बेटा था, उसके एक टॉय का नाम था, उसकी बेस पे इसका नाम जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो हडूप रखा गया। और फिर इनका एक नया जो है स्टार्टअप था क्लोडेरा। क्लोडेरा जो है उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हडूप को फिर यूज़ किया और वो काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म रहा है ओवर द टाइम। अच्छा, हडूप जो है वो एक ओपन सोर्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ओपन सोर्स एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि मैप रिड्यूस की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। इसमें हडूप कॉमन पैकेज है, इसमें हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जिसे एचडीएफएस भी कहा जाता है, फिर इसमें फाइनली मैप रिड्यूस इंजन है। एचडीएफएस जो है रिक्वायर्स डाटा टू बी ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे कि मैप रिड्यूस के अंदर जनरली आइडिया था, एचडीएफएस भी उसी को फॉलो करता है। डाटा जो है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर जो ब्लॉक है उसको 2 या 2 से ज़्यादा डाटा नोड्स पे डिफरेंट मशीन्स पे स्टोर किया जाता है रैक्स के अंदर, ताकि वो डाटा जो है वो लॉस ना हो। और इसी तरह से एक नेम नोड होती है जो कि ये मैनेज कर रही होती है फाइल सिस्टम की नेम स्पेस को, जो कि इस चीज़ का ट्रैक रखती है कि हर डाटा जो ब्लॉक है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है या उसकी कॉपीज़ कितनी है और कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। डाटा नोड जो है उसका क्या पर्पस होता है? डाटा नोड जो है वो कॉन्स्टेंटली आस्क द जॉब ट्रैकर इफ़ देयर इज़ समथिंग फॉर देम टू डू। यानी कि डाटा नोड जो है, जो मशीन जो डाटा को बेसिकली प्रोसेस करने वाली मशीन होती है, वो कंटिन्यूसली मास्टर को या जो जॉब ट्रैकर है उसको वो पिंग करती रहती है कि मुझे अगर कोई टास्क और है, न्यू टास्क है, तो मुझे वो असाइन किया जाए। जॉब ट्रैकर क्या करता है? जॉब ट्रैकर जो है वो असाइन करता है मैप जॉब टू टास्क ट्रैकर नोड्स, ठीक है, दैट हैव द डाटा और आर क्लोज टू द डाटा, ठीक है। तो इसमें दूसरा आ गया टास्क ट्रैकर, ठीक है। टास्क ट्रैकर जो है वो उसका ये पर्पस है कि वो जो वर्क है उसको या जो कोड है और जो डाटा है उसको क्लोज रखे, एज क्लोज टू ईच अदर, यानी कि डाटा और जिस प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस करना है उनको क्लोज रखे। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टास्क ट्रैकर की। और जॉब ट्रैकर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो टास्क ट्रैकर को असाइन करता जाता है। और डाटा नोड जो है एक्चुअली वो आप कह समझ लें कि वो मशीन्स हैं जो एक्चुअली डाटा को जो है वो प्रोसेस करती हैं। डाटा नोड जो है वो डाटा गेट करता है, फिर उस पे वो मैप का फंक्शन अप्लाई करता है। मैप का मतलब ये है कि उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और फिर रिजल्ट्स जो है वो डिस्क पे राइट कर देता है। जॉब ट्रैकर जो है वो साइन करता है जी रिड्यूस जॉब्स टू द डाटा नोड्स दैट हैव द मैप आउटपुट आर क्लोज टू इट, यानी कि जिनका मैप वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जॉब ट्रैकर जो है वो इस चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है और वो फिर जो रिड्यूस जॉब्स हैं जो कि बेसिकली रिजल्ट्स को कंबाइन करने वाला काम है, वो फिर जॉब ट्रैकर जो है वो उन नोड्स को असाइन कर देता है। और फिर फाइनली इसमें ये है कि डाटा हैज़ अ चेक अटैच टू इट टू वेरीफाई इट्स इंटेग्रिटी, यानी कि हर लेवल पे डाटा की इंटेग्रिटी चेक की जाती है कि डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहें, उसमें कोई वायोलेशंस जो हैं वो ना हो। अच्छा, अपाची हदूप जो है उसमें काफ़ी सारे उसके जो टूल बॉक्स है उसमें काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टूल्स डिस्कस नहीं करेंगे। हम जस्ट अपाची हदूप है, अब ओपन सोर्स हदूप फ्रेमवर्क है जावा के अंदर, ठीक है। इसमें हदूप के कॉमन पैकेज हैं, मैप रिड्यूस इंजन है और हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। इसी तरह से अपाची माहूट है। अपाची माहूट जो है ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, इसमें पूरा पैकेज अवेलेबल है जिसमें हम कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं और इसी तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अपाची हाइव है। अपाची हाइव जो है वो डाटा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें सीक्वल लाइक जो है वो क्यूरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करके तो डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसी तरह से अपाची पिग है। ये भी प्लेटफॉर्म है मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए एक्चुअली, ठीक है। इसकी अपनी एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज काफ़ी हद तक सिमिलर है सीक्वल से, और इसको यूज़ करके हम मैप रिड्यूस की डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम अब थोड़ा सा डेटाबेस की डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेसेस एंड सीक्वल। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने डेटाबेसेस का कोर्स पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं उसमें डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स,
यानी कि एक स्कीमा जो है वो डिफ़ाइन होता है, उसमें स्कीमा के अंदर जो है वो टेबल्स डिफ़ाइन होते हैं और उसमें फ़ील्ड्स होती हैं हर टेबल के अंदर, उनमें रिलेशनशिप होता है। यानी कि रोज़ होंगी और कॉलम्स होंगे, ठीक है? जैसे कि आप जानते हैं। और इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इसमें इंसर्शंस करने के लिए, डिलीशंस करने के लिए, अपडेशंस करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। और ये जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग, रिट्रीविंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम क्रूड ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसके मुकाबले में नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं वो भी प्रीवियसली काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और अभी भी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि हम नो सीक्वल के नाम से जानते हैं। नो सीक्वल का मतलब है नॉट ओनली सीक्वल, ठीक है? इसमें वो सारे डेटाबेसेस आ जाते हैं जो कि नॉन सीक्वल इंटरफेसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन हो गई, रूबी हो गई, सी हो गई। और रिट्रीवल के लिए अगर हम ये लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं तो ये नो सीक्वल में आ जाते हैं, ठीक है? और इसकी आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं और इसमें डाटा जो है वो टिपिकली की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और इसमें रो और कॉलम्स की फॉर्म में लिमिटेड नहीं है कि डाटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ही हो। और इसमें डाटा स्ट्रक्चर और क्यूरी जो है वो डाटा टाइप स्पेसिफिक हो सकती है, यानी कि जैसे जैसे डाटा की टाइप चेंज होती हैं, डाटा का स्ट्रक्चर और क्यूरी भी उस तरह से चेंज होगी। और ये हाई परफॉर्मेंस इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं, यानी कि ये मेमोरी के अंदर ही रिसाइड करते हैं। यानी कि अनलाइक रिलेशनल डेटाबेसेस जो कि मोस्टली आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे स्टोर होते हैं। जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो मोस्टली इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं। रेस्टफुल एपीआई इनकी अवेलेबल होती है, वेब लाइक एपीआई, जिसको यूज़ करके आप इनका डाटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि बेस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एसिड की जगह पे यूज़ किया जाता है। एसिड का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए यूज़ होता है, जबकि बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इन्हीं दो तरह के डेटाबेसेस को लेकर के एक नए तरह का डेटाबेस जो है वो डिफाइन किया गया है और वो काफ़ी पॉपुलर है आजकल, जिसे न्यू सीक्वल डेटाबेसेस के नाम से जाना जाता है। न्यू सीक्वल डेटाबेसेस का ये कंसेप्ट है कि जो स्केलिंग लिमिट्स हैं माईसीक्वल के अंदर उनको ओवरकम किया जाए, ठीक है? और स्केलेबल परफॉर्मेंस जो है हमें नो सीक्वल वाली मिले, लेकिन यूज़ हम सीक्वल ही कर रहे हो, ठीक है? यानी कि हमें बेसिकली एसिड की प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी चाहिए, लेकिन हमें परफॉर्मेंस जो है वो नो सीक्वल वाली चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए न्यू सीक्वल डेटाबेसेस जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए, ठीक है? इनको हम स्केल आउट सीक्वल भी कहते हैं, ठीक है? और ये बड़े एफिशिएंट, बड़े फास्ट डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो है उसको ये यूटिलाइज़ करते हैं। इसी तरह से एक और तरह के डेटाबेसेस हैं जिन्हें हम कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेसेस कहते हैं या कॉलमनर डेटाबेसेस कहते हैं, ठीक है? इसमें आइडिया क्या है कि नॉर्मली टिपिकली रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं उसमें डाटा जो है वो रोज़ की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है? जैसे कि ये एक डाटा गिवन है और इसमें इस डाटा के अंदर लेट्स से जो फर्स्ट रो है 101 स्मिथ और उसकी सैलरी है वो इकट्ठे स्टोर होंगे। फिर 105 जॉन्स और 20,000 वो इकट्ठा स्टोर होगा एंड सो ऑन, ठीक है? इसमें आसानी ये है कि इसमें हर पर्सन की, हर इंडिविजुअल रो की इंफॉर्मेशन फाइंड करना तो आसान है, लेकिन इसमें एग्रीगेट्स जो हैं वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जिनकी सैलरी जो है वो 12,000 से 15,000 के दरमियान है, तो वो इस तरह के डेटाबेस में कैलकुलेट करना जो है वो इनएफिशिएंट होगा। इसी के मुकाबले में जो कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेसेस हैं, कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेसेस में डाटा जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कॉलम्स के स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है? और इसमें कॉलम्स ऐड करना, नए कॉलम्स ऐड करना आसान हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है अगर हमारे पास डाटा की वैरायटी जो है वो डिफरेंट वैरायटी है डाटा की और हमें एकदम से कोई नया कॉलम अगर ऐड करना पड़ता है तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब एनालिटिक्स क्या है? बिग डाटा और उसके जो टूल्स हैं उनको तो हमने डिस्कस किया, हमने डिफरेंट डेटाबेसेस को भी देखा। एनालिटिक्स जो हैं बेसिकली ये हमें गाइड करते हैं इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है? बाय डिस्कवरिंग पैटर्न्स यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च।
ये डिफरेंट तरह के टूल्स हम यूज़ करके, टेक्निक्स हम यूज़ करके, उस डाटा को यूज़ करते हुए कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए हम बेसिकली हेल्प लेना चाह रहे होते हैं। तो इसमें सीक्वल एनालिटिक्स आ जाते हैं, जिसमें हम काउंट करते हैं, मीन कंप्यूट करते हैं। ओलैप जो है उसको हम यूज़ करते हैं सीक्वल एनालिटिक्स के लिए। इसी तरह से इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, जिसमें कि हम हिस्टोरिकल डाटा जो है उसको यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि जो पास्ट सक्सेस हुई या फेलियर हुई उसकी रीज़न क्या थी। इसी तरह से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आ जाते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का ये मतलब है कि हम डिसीजन ऑप्शंस जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है? और उसमें बताते हैं कि अगर इस तरह से किया जाए तो इम्प्रूवमेंट जो है वो आ सकती है बिज़नेस के अंदर, सेल्स के अंदर लेट्स से इम्प्रूवमेंट जो है वो आ सकती है। इसी तरह से इसी से मिलती-जुलती एक और एरिया है डाटा माइनिंग का, जिसमें हम पैटर्न्स जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एसोसिएशन रूल्स हम फाइंड करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये सारे टास्क जो हैं हम परफॉर्म कर रहे होते हैं बेसिकली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी तरह से सिमुलेशंस का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से ऑप्टिमाइज़ेशन है, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर ऑप्टिमाइज़ेशन आ जाती है। और इसी तरह से मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के अंदर भी एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, जिसमें बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि हम एम्पिरिकल डाटा से कुछ लर्न कर सकें, ठीक है? और फिर उस लर्निंग को यूज़ करते हुए हम फ्यूचर आउटकम्स जो हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यू डाटा पे, कि अगर इस तरह का डाटा आएगा, अगर इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, इस तरह का अगर हम एजेंट के हवाले से देखें तो इस तरह के एनवायरनमेंट, एक स्पेसिफिक टाइप के एनवायरनमेंट में एजेंट जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो उसकी लर्निंग पे डिपेंड कर रहा होगा। इसी तरह से अगर हमने स्टॉक मार्केट की बेस पे, स्टॉक मार्केट की हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे प्रेडिक्ट करना हो कि नेक्स्ट जो है वो कौन सी जो कंपनी है उसका शेयर ऊपर जाएगा, तो वो भी हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सेकंड पार्ट था हमारी बिग डाटा एनालिटिक्स के हवाले से, ठीक है? अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हों तो ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।